सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम 18 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है कि अभी इजराइल के प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेंजामिन नेतन्याहू। तो बेंजामिन नेतन्याहू 5वीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं, या यूं भी कह सकते हैं कि ये लगातार चौथी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। अच्छा, इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है लिकुड पार्टी। बाकी जो आप नाम यहाँ पे देख रहे हो, जैसे कि मुस्तफा अल कदीमी, अभी हमने पढ़ा था, इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मोहीउद्दीन यासीन, ये मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने थे। और सेबेस्टियन कुर्ज, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने थे। बात इजराइल की है तो येरा मैप में इजराइल, कैपिटल जेरूसलम है, करेंसी है इजरायली न्यू शेकिल, और इसके प्रधानमंत्री फिर से बन गए हैं बेंजामिन नेतन्याहू। अच्छा, याद रखना, भारत की एक आईटी कंपनी है टीसीएस, वो इजराइल देश के पहले डिजिटल बैंक को लॉन्च करेगी। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जुबैर इकबाल को। तो जुबैर इकबाल ये एचडीएफसी बैंक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और अभी इन्हीं को जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि जो आर के चिब्बर है वो अगले 3 सालों तक बैंक के अध्यक्ष बने रहेंगे। बाकी आप यहाँ पे देखें, कृष्णन रामचंद्रन, अभी कुछ समय पहले इनके बारे में पढ़ा था, मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। परागराज भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के एमडी सीईओ बने थे। और राहुल देव, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, पाकिस्तान एयरफोर्स के पहले हिंदू पायलट बने ये। जम्मू कश्मीर बैंक की बात करेंगे तो इसका हेडक्वार्टर याद रख लो, श्रीनगर में है, और मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं जुबैर इकबाल। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र सरकार ने। तो अभी आपको पता होगा, कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए सरकार ने लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पर ही रहने की सलाह दी है। तो अगर किसी को खांसी, बुखार, थकान, सांस लेने में तकलीफ वगैरह की समस्या होती है तो बाहर हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, आप घर बैठे ही डॉक्टर से सलाह ले सकेंगे। और इसी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने ये ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू की है। अब बात महाराष्ट्र की है तो येरा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल क्या है? मुंबई है। मुख्यमंत्री फिर से बने थे कौन? उद्धव ठाकरे। और गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। अच्छा, आईआईटी बॉम्बे भी अभी न्यूज में था। एक तो इसने क्वारंटाइन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था, उसके अलावा एक डिजिटल स्टेथोस्कोप बनाया था आयुसिंक नाम से। कुछ और पॉइंट बताऊं मैं आपको, जैसे कि मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा शुरू हुई है। मुंबई और पुणे के बीच में भारत की पहली हाइपरलूप ट्रेन शुरू होगी। मुंबई और अहमदाबाद के बीच में दूसरी प्राइवेट ट्रेन शुरू हुई है। इसके अलावा महाराष्ट्र में एक नया बंदरगाह बनेगा, नया पोर्ट बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? वधावन बंदरगाह। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो इस साल तीसरा संस्करण हुआ था असम के गुवाहाटी में, उसमें टॉप पर रहा था आपका महाराष्ट्र, 256 मेडल के साथ ही टॉप पे रहा था। इसके अलावा कल ही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगले साल 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में किया जाएगा, जबकि महिलाओं की होगी उत्तर प्रदेश में। ये पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में फियर ऑफ गॉड नाम की बुक को रिलीज किया गया है। आपको बताना है इसके लेखक कौन है। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, वधान। तो वधान ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है फियर ऑफ गॉड। वधान का जो पूरा नाम है, पूरा मतलब इनका जो असली नाम है वो है बॉम्ब देवरा साईं चंद्रवदन। और इन्होंने बताया है कि इस बुक में न्याय विवरण के चरम रूप का उपयोग करते हुए कानून को लागू करने के बारे में बताया गया है। ये एक्चुअल में इनकी तीसरी बुक है। इससे पहले इनकी 2 बुक आ चुकी है, उनके नाम है अग्निपुत्र व्हेन अग्नि फर्स्ट स्पोक, और दूसरी बुक थी शत्रु, और ये तीसरी है फियर ऑफ गॉड। बाकी सुधा मूर्ति आप जानते ही हो, इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है, और इन्होंने अभी बुक लिखी थी एक, हाउ द ऑनियन गॉट इट्स लेयर। वी कृष्ण स्वामी की बात करेंगे, इन्होंने पीवी सिंधु के ऊपर बुक लिखी थी, शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु। और धर्मेंद्र राय की बात करेंगे, द थिन माइंड मैप बुक लिखी थी इन्होंने। बढ़ते आगे। फिर है, हाल ही में विश्व दूरसंचार व सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 17 मई को। तो हर साल 17 मई को मनाया जाता है ये वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। देखो, पहले जो इस दिन को है ना, केवल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे, विश्व दूर संचार दिवस के रूप में मनाया जाता था, पर 2006 से इसे इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे यानी कि सामाजिक सूचना दिवस के रूप में भी मनाया जाने लगा। तो टोटल क्या हो गया? हम टोटल क्या बोलते हैं इसको? विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस, यानी कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। अच्छा, इसकी थीम भी आप याद रखो। थीम क्या है इसकी? कनेक्ट 2030 ICT फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ICT मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन
टेक्नोलॉजी। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आ गया। तो कल भी मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डे रिवाइज कराए थे और जब भी इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन आता है मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। तो अगर आपको याद है तो मेरे साथ साथ बोलना। और आप में से अगर कोई वीडियो पहली बार देख रहा है तो केवल आपके लिए स्क्रीन पे मैं सारे डेज लिख रहा हूँ ताकि आप देख देख के बोल सको, क्योंकि बोलने से भी चीजें याद हो जाती है। तो 1 मई को हमने मनाया इंटरनेशनल लेबर डे और 1 मई को ही गुजरात और महाराष्ट्र ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे के रूप में मनाया, ट्यूना मछली होती है। 3 मई को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया। 5 मई को वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया, मई के पहले मंगलवार को मनाते हैं और इसकी थीम रही थी इनफ अस्थमा डे। और फिर 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे मनाया। 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे के रूप में मनाया और 8 मई को ही वर्ल्ड थैलेसीमिया डे भी मनाया। 9 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया। साल में 2 बार मनाते हैं ये, एक तो मई और अक्टूबर में, मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को। तो इस साल हम 9 मई को और 10 अक्टूबर को मनाएंगे ये। इसकी थीम क्या रही? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। फिर 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया 11 मई को। फिर 12 मई को इंटरनेशनल नर्स डे के रूप में मनाया। तो ये इंपॉर्टेंट डेज अभी तक हमने मनाए, इनको आप ध्यान रखना। अच्छा देखो, इंपॉर्टेंट डे वाली बात है तो काफी स्टूडेंट्स ने कहा था कि जो पिछला अप्रैल वाला मंथ है उसमें जो इंपॉर्टेंट डे थे, जिस तरह से मार्च का वीडियो बनाया गया था उस तरह से मैं आपको बनाऊं वो वीडियो और क्विज वगैरह बनाऊं। तो कल इवनिंग में आपको वो वीडियो मिल जाएगा शाम को 6 बजे। उसके बाद क्विज भी अपलोड हो जाएगा अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहां आप अच्छे से उसकी प्रैक्टिस कर लेना। वो कल आएगा वीडियो। और आज शाम को 6 बजे आप में से जो स्टूडेंट्स मंथली वीडियो देखते हैं उनके लिए मंथली वीडियो का फर्स्ट वाला पार्ट आ रहा है। तो शाम को 6 बजे तैयार रहना आप लोग। और गाइज, अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरी मेहनत अच्छी लग रही है और ये वाकई अगर आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए। अगर इन वीडियोस से आपकी हेल्प होती है तो आप लोग मेरी हेल्प जरूर करें इन वीडियोस को लाइक और शेयर करके, ताकि इन वीडियोस को कंटिन्यू रखने में मुझे भी आपका सपोर्ट मिल सके। तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा उसे आप दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन तभी मिलेंगे जब आप बेल आइकन को प्रेस करोगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में सऊदी अरब ने वैल्यू एडेड टैक्स को 5% से बढ़ाकर कितना करने की घोषणा की है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 15%। तो कोरोना वायरस से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ है, तो उस नुकसान को पूरा करने के लिए सऊदी अरब ने वैल्यू एडेड टैक्स को 3 गुना बढ़ा दिया है। अभी तक ये 5% था, अब इसे बढ़ा करके 15% करने की इसने घोषणा कर दी है। और इसी के साथ सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला जो कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस होता था उसको भी अब रोक दिया गया है, वो भी मतलब अब नहीं दिया जाएगा, ताकि वित्तीय घाटे को कम किया जा सके। अब बात सऊदी अरब की है तो ये रहा मैप में सऊदी अरब, कैपिटल रियाद है। और याद रखना, इस साल जो G20 समिट होगी नवंबर में, वो यहीं पर होगी सऊदी अरब की कैपिटल रियाद में। और आप नोटिस भी कर रहे होंगे अभी G20 की जो भी समिट हो रही है, ऊर्जा मंत्रियों की बैठक हो रही है, वित्त मंत्रियों की बैठक हो रही है, उन सब की अध्यक्षता कौन कर रहा है? सऊदी अरब ही कर रहा है। इसकी कैपिटल है सऊदी रियाल और इसके किंग है मोहम्मद बिन सलमान अल सऊद। इसके अलावा अभी आपको याद होगा नाबालिगों को दी जाने वाली मौत की सजा भी इन्होंने खत्म कर दी है। इसके अलावा जो अपराधियों को कोड़े मारने की सजा होती थी उसको भी खत्म कर दिया गया है। और याद रखना, FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की पूर्ण सदस्यता पाने वाला ये पहला अरब देश है। और एक और पॉइंट मैंने आपको बताया था, लुलु समूह के अध्यक्ष हैं MA यूसुफ अली और ये सऊदी अरब देश की प्रीमियम रेजिडेंसी प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने थे। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है, अमेरिकन प्राइवेट इक्विटी फर्म जनरल एटलांटिक रिलायंस जियो में कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदेगी? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 1.34%। तो आप देख सकते हो इस तरह से ये रिलायंस जियो में चौथा निवेश होगा। पहला आपको पता है फेसबुक का निवेश था, कितनी परसेंट की हिस्सेदारी खरीदी थी फेसबुक ने? 9.99% की। उसके बाद अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक ने 1.15% की हिस्सेदारी खरीदी। उसके बाद प्राइवेट इक्विटी कंपनी है विस्टा, उसने 2.23% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। और अब जनरल एटलांटिक ने 1.34% हिस्सेदारी खरीदने की बात कही है। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। अभी फेसबुक ने 3023 करोड़ रुपए में एनिमेटेड फोटोज बनाने वाली एक वेबसाइट है जिफी, उसको खरीद लिया है। तो ये आप ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में केंद्र सरकार ने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यानी कि रक्षा विनिर्माण में FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ा करके कितना कर दिया है? सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी 74%। तो अभी जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने आर्थिक पैकेज की घोषणाओं की चौथी किस्त में 8 क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने के लिए सुधार का ऐलान किया है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में पहले जो एफडीआई था वो 49% था, जो अब 74% हो गया है। मतलब अगर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर 74% तक विदेशी निवेश आ रहा है तो उसे सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उससे ज्यादा आता है तो फिर उसे सरकार से परमिशन लेनी होगी। और इससे फायदा क्या होगा? तो देश में काम करने वाली जो डिफेंस प्रोडक्शन कंपनियां हैं उनको फायदा मिलेगा। इसके अलावा भी कुछ और पॉइंट मैं आपको बता देता हूं, जैसे कि 50 कोल ब्लॉक्स प्राइवेट सेक्टर्स को मिलेंगे और जो प्राइवेट कंपनियां होगी वो सरकार को जो भी वो रेवेन्यू कमाएंगी उसमें से हिस्सा देंगी। इसके अलावा अंतरिक्ष सेक्टर यानी कि स्पेस सेक्टर में भी प्राइवेट कंपनियों को मौका मिलेगा और एयर स्पेस के इस्तेमाल से पाबंदियां हटाई जाएंगी और 6 एयरपोर्ट्स को नीलाम किया जाएगा। तो ये कुछ मोटे मोटे पॉइंट्स थे, मैंने आपको बताया, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में जारी कॉम्परेशन फर्म के रिपोर्ट के अनुसार कौन 2026 तक दुनिया के ट्रिलियनियर बन जाएंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जेफ बेजोस। तो एक अमेरिकी सलाहकार फर्म है कॉम्परेशन और इसने एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया है कि अमेजन के जो संस्थापक हैं, जो वर्तमान में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी हैं, जेफ बेजोस, ये 2026 तक दुनिया के पहले ट्रिलियनियर बन जाएंगे। मतलब 2026 तक ये दुनिया के एकमात्र ऐसे व्यक्ति होंगे जिनकी संपत्ति 1000 अरब डॉलर यानी कि 1 लाख करोड़ डॉलर हो जाएगी। जबकि 2027 में विश्व के दूसरे खरबपति होंगे शू जियायिन। और भारत और एशिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं अभी, मुकेश अंबानी जी, ये 2033 तक खरबपति बन जाएंगे। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि सर्ट ने किस वायरस को लेकर चेतावनी जारी की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इवेंट बोट। तो अभी भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने इवेंट बोट नाम से एक मेलवेयर के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ये जो मेलवेयर है इवेंट बोट, ये यूजर की परमिशन के बिना उसके मोबाइल से बैंक से जुड़ी जो भी जानकारियां होती है उनको चोरी कर लेता है। अच्छा, सर्ट की बात करेंगे, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इसकी फुल फॉर्म हो गई। ये साइबर हमलों का मुकाबला करने और भारतीय साइबर स्पेस की रक्षा करने के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी शाखा है। ये देश में हैकिंग, साइबर सुरक्षा खतरों के विरुद्ध काम करती है। बढ़ते आगे। फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अनुसार 40 वर्षों के बाद पहली बार किस देश का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन यानी कि एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गिरा है, कम हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारत। तो अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने एक डेटा जारी किया है और उसमें बताया है कि भारत का कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन 40 सालों में पहली बार गिरा है। वित्त वर्ष 2019-20 में उत्सर्जन में लगभग 1% की गिरावट आई थी। उसके बाद अभी मार्च महीने में उत्सर्जन में 15% की गिरावट आई है और अप्रैल में इसमें 30% तक गिरावट आने की उम्मीद है। एक्चुअली इस महामारी ने बिजली की डिमांड में कटौती कर दी है क्योंकि सारे लोग घरों में बंद हैं, ऑफिस वगैरह सब बंद है, इसलिए बिजली की डिमांड, एनर्जी डिमांड में कमी आई है, जिससे कोयले की खपत में भी कमी आई है। भाई जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं वहां पे बिजली बनाने के लिए कोल का उपयोग होता है, कोयले का, तो बिजली की कम जरूरत है तो कोयला भी कम जला रहे हैं। तो सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात करेंगे। इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर है कोलोग्नी, स्विट्जरलैंड में और क्लॉस श्वेब इसके अध्यक्ष हैं। बढ़ते हैं आगे। फिर है केंद्र सरकार ने किन क्षेत्रों में बिजली वितरण का काम प्राइवेट कंपनियों को देने की घोषणा की है? सही उत्तर होगा ऑप्शन है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो अब यूनियन टेरिटरीज में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो प्राइवेटाइज हो गया है। वैसे आपको पता होगा दिल्ली में पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का काम प्राइवेट कंपनी के पास है, लेकिन अब दिल्ली के अलावा जो भी यूनियन टेरिटरीज है वहां पे इसे लागू कर दिया जाएगा और देश भर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप। और अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली हॉट एयर सीलिंग मशीन लॉन्च की है? तो सही उत्तर था ऑप्शन ए, गुजरात। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस, अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है, इसे लाइक और शेयर करना आप लोग भूल गए हैं तो प्लीज इसे लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो गाइस, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें।
और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।